वेलकम वेलकम वेलकम। आप सुन रहे हैं हाय बॉस, ब्रॉट यू बाय और कैसे हो डॉक्टर साहब प्रोडक्शंस। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपा सिंह, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एनाटमी डिपार्टमेंट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हेलो मैम। हेलो ऋतिक एंड निसलिया। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। सो आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम, इट्स आवर प्लेजर। विशाल से आए। हाय। तो मैम, पहली जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैम, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया एंड क्यों किया? एमबीबीएस क्यों किया? ओके, एक तो ये था कि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। यस मैम। तो पेरेंट्स को था कि एक डॉक्टर होना चाहिए। Yes. दूसरा, कहाँ से किया? आफ्टर एमबीबीएस मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया जो उस टाइम पे ऑल इंडिया एग्जाम्स होता था, एंट्रेंस एग्जाम। Yes. और जो यूपी पीजी एंट्रेंस होता था उसको मैं कभी दे ही नहीं पाई, इंस्पाइट ऑफ फिलिंग द फॉर्म वो दे नहीं पाई, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हुआ तो उसकी काउंसलिंग हुई एंड आई गॉट अ सीट इन कर्नाटका, वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। तो आई वेंट फॉर इट एंड बहुत कैजुअली मैंने उसको ले लिया, एक्सेप्ट किया। और उसके बाद व्हेन आई वाज डन विद इट, तो ये हुआ कि आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, क्योंकि कमिंग फ्रॉम एन कंजर्वेटिव फैमिली ये था कि भाई लड़की पहले एमबीबीएस होते ही पहले शादी करो, फिर बाकी सब होता रहेगा। Yes. सो ड्यू टू दैट आई गॉट मैरिड एंड मेरी ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप आई वाज ब्लेस्ड विद माय फर्स्ट सन। और उसके बाद तो मुझे लगा कि बस दिस इज लाइफ, बस यही है जो है, उसके इसके आगे कुछ और है नहीं। सो बेसिकली तो ये हुआ उसके बाद कि आई नेवर थॉट ऑफ टेकिंग अप अ पीजी। ओके मैम। आई थॉट दिस इज इट, मतलब इसी के लिए अब जो है करना है, देयर इज नो स्कोप। Yes. So that was a time where I was really in a fix कि अब आगे करूँ क्या। So never I went for a PG. I thought कि जो हो गया बस, इसके बाद कुछ नहीं होना। But when he was around 1.5 year, 2 years, I was at home looking after him, and friends started coming up and telling me कि भाई कुछ तो करो, do something. Yes मैम। There will be a stage in life जब ये तो बड़ा हो जाएगा, but you will feel कि भाई कुछ बीच में छूट गया। Yes. So that was a time when I was guided by a friend to join as a demonstrator in the Department of Anatomy nearby Medical College. ओके That is how I got introduced to anatomy. ओके। उस टाइम आप कहाँ रह रहे थे? I was in UP at that time. ओके ओके ओके। तो and coincidentally वो कहते हैं कि जब डेस्टिनी जहाँ आपको ले जाना होता है वो ले जाती है। यस यस। I met a person जो आज की डेट में भी टॉपर है एनाटमी पे, प्रोफेसर विश्राम सिंह। ओके And I was with him for you can say 3-4 years. ओके। And he is the person who pushed me into anatomy. So this is how I came into anatomy. तो मैम आपका एनाटमी में पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? See, as I said कि भी मेरे लिए तो ये डेस्टिनी मुझे लेके आई थी। Yes, ma'am. लेकिन आने के बाद जो मैंने देखा कि एनाटमी एज अ करियर ऑप्शन इज नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना करियर ऑप्शन चुनते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड। Yes, ma'am. ठीक है, आपका एप्टीट्यूड क्या है? अगर आपको टीचिंग पैशन है, आपको लगता है अच्छा कि आप स्टूडेंट्स को ग्रो करो, यू एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर देम, Yes, ma'am. वो वाला अगर आपका एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो इट्स अ वेरी गुड ब्रांच, नथिंग लाइक इट। दूसरा, आपका एटीट्यूड क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस बने, Yes, ma'am. है ना, आपको इमरजेंसीज नहीं चाहिए, Yes. यू वांट अ फिक्स 9 to 5 जॉब एंड यू आर बेसिकली मोर यू कैन से फैमिली ओरिएंटेड। Yes. आपको फैमिली में भी एक वो रखना है कि भाई आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स यूजुअली होता क्या है कि इमरजेंसीज है, रात को दौड़ रहे हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो ये जो मैंने यहाँ के देखा, दिस वाज अ बिग बून। मुझे लगा कि बस यही है जो मुझे चाहिए था एक्चुअली। तो Yes, ma'am. एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग के लिए एक पैशन होना चाहिए आपके, विच आई फाउंड हियर। एक्चुअली आई डिस्कवर्ड आफ्टर कमिंग टू एनाटमी, ये है मेरा पैशन। आई रिलेट विद यू मैम। मेरा भी यही है कि आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड आई हैव अ एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, ऐसा मुझे लगता है। देन तो इट्स नथिंग लाइक इट। फिर तो ये बेस्ट जगह है तुम्हारे लिए, यस मैम। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, पैशन फॉर टीचिंग, यस मैम। तो फिर तो यू कैन डू वंडर्स, फिर कोई लिमिट नहीं है। तो मैम टीचिंग से क्वेश्चन उठता है कि जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनाटमी बहुत ज़्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट लगता है कि उनको एनाटमी में बहुत लाइक एनाटमी बहुत बेसिक सब्जेक्ट है ना, बेसिक इन द सेंस कि बाकी सारी मेडिकल साइंसेस के ऊपर बनी हुई है। हाँ, इट इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, Yes, व्हाट ma'am. यू वांट टू से ना। हाँ, Yes, बिल्कुल सही बात है। एंड बट स्टूडेंट्स इसे अप्रोच नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, तो मैम उसके लिए आपके पास कोई गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली हमारे अंदर ना एनाटमी के लिए डर बैठा हुआ है यस कि एनाटमी बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, और बेसिकली कहीं ना कहीं टीचिंग से भी जुड़ जाता है। Yes, अगर ma'am. आपने अच्छी टीचिंग है तो आपको अच्छा लगेगा, फिर वो सब्जेक्ट बहुत पसंद आएगा।
Yes. पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा ये है कि अनैटमी में आपको, अगर आप उसको एज अ क्यूरियोसिटी, आप क्यूरियस उससे देखोगे, उसको पढ़ना चाहोगे, गहराई में जाना चाहोगे, तो हर एक चीज के नाम में भी कोई ना कोई लॉजिक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो टोटल रटने वाली चीज नहीं है, ये Yes, मिथ ma'am. है। तो इस मिथ को हमें तभी टूटेगा एकदम हम डरेंगे नहीं उससे, ठीक है। हमें सब्जेक्ट को ये देखना है कि इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो कुछ एरियाज बहुत बड़े हैं, जैसे हेड नेक का पार्ट है हमारा या एब्डोमेन का, वो बहुत बड़ा बड़ा पार्ट है, वो डिफिकल्ट पार्ट भी माने जाते हैं। तो एक तो ये है कि आप ना बुक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली देखा होगा आपने विश्राम सिंह की वॉल्यूम्स आई है, Yes, ma'am. बहुत इजी हैं, बहुत रिप्रोड्यूसिबल हैं, और एनाटॉमी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, Yes, ma'am. तो बिल्कुल रिप्रोड्यूसिबल डायग्राम्स हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि एनाटॉमी कोई मुश्किल लगेगी आपको, बिल्कुल। है ना। बहुत ज्यादा बड़ी बुक्स को देखने की जरूरत नहीं, वो रेफरेंस के लिए होती है। Yes, ma'am. बट विश्राम सिंह आई वुड सजेस्ट कि अच्छी बुक है। और मैम मतलब जैसे अभी हम फाइनल ईयर में हैं, तो मैम हम लोग अब मतलब एनाटॉमी भूल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो दोबारा जाके पढ़ते हैं रेट्रोस्पेक्ट में। तो उसके लिए कोई रिवीजन के लिए कोई सबसे बढ़िया तरीका अगर आप बता सकें। एक्चुअली हाँ, जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आपको जाके खाली क्रिस्प इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स चाहिए बेसिकली, Yes, ma'am. है ना। ऐसी चीजें हो जो कि आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाएं, आंसर्स मिल जाएं। और आजकल आपने देखा है पिक्चर ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, Yes, ma'am. है ना। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करना तो अच्छा रहता ही है, मस्ट है, क्योंकि आपको Yes, गाइडेंस मिलती है उससे, वो अप्रोच ही उनकी उस तरफ है, पूरे डायरेक्शन उधर रहता है। तो कोई ना कोई कोचिंग तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए डेफिनेटली। और वो जो आपका मॉड्यूल्स देते हैं, वो जो शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में आपको नोट्स देते हैं, आई थिंक दैट वही एक अकेला आंसर है उस चीज के लिए। तो अदरवाइज आप पूरी बुक्स पे जाके बैक उस पे नहीं जा सकते, सारा नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैम एक और चीज़ है कि जैसे एनाटॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिसर्च में जाता है। तो मैम रिसर्च मतलब जो अभी नई एडवांसमेंट्स हुई हैं, जैसे हमने देखा कि 2019 में इंटरस्टिशियम एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया, 2021 में एक नया सलाइवरी ग्लैंड हमें पता चला, टुबेरियल सलाइवरी ग्लैंड। तो ऐसी मैम कितना हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी में रिसर्च के अंदर स्कोप है। एनाटॉमी में तो कोई एंड ही नहीं है रिसर्च का, है ना। क्योंकि पहले हमारा क्या ये मानना था कि एनाटॉमी तो फिक्स्ड है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, तो एनाटॉमी तो फिक्स होगी, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है कभी। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि अभी ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड डिस्कवर हुआ 2020 में, सो ह्यूमन बॉडी एक ऐसा क्रिएशन है जिसको हम समझ ही कितना पाए अभी। तो ऐसा नहीं है कि चीजें सारी डिस्कवर हो गई है, चीजें बहुत हैं इसमें रिसर्च के लिए। ह्यूमन बॉडी में रिसर्च के लिए है और ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड रिसर्च के लिए है। और अगर हम करियर प्रोस्पेक्ट्स की भी बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड माना जाता है कि जिसमें बहुत कम लोग आते हैं पीजी के नजरिए से कि भाई आप पीजी सीट सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है। और लोग पहली बार में कभी एनाटॉमी को एज अ पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसके ये देखें कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, तो आज के टाइम में एनाटॉमी सिर्फ एनाटॉमी तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप एनाटॉमी में आते हैं तो पहली बात तो आपको वास्ट नॉलेज तो है ही पूरी बॉडी की। नई नई फील्ड्स खुल गई हैं। एमडी करने के बाद आपके पास एम्ब्रियोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बहुत आ रहे हैं, और आईवीएफ में आप फेलोशिप्स कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं इवन आफ्टर एमडी एंड। तो मैम आप क्लिनिक मतलब आप एक सेटअप कर सकते हैं आईवीएफ का? बिल्कुल, आप सेटअप कर सकते हैं या कोलैबोरेशन में कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जेनेटिक्स में आता है। इसके बाद एक ऑप्शन है डीएम जेनेटिक्स का। तो अगर आपका इंटरेस्ट जेनेटिक्स में है तो आप जेनेटिक लैब से जुड़ सकते हैं। रेडियोलॉजी में बहुत स्कोप है, क्योंकि एनाटॉमी का एक पार्ट ही रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होता है उसके करिकुलम का। तो आप रेडियोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आप फोरेंसिक डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम बोन रिमेन्स हैं, स्केलेटल है या स्कल है, उससे एज पहचानना, सेक्स पहचानना, रेस एथनिक ओरिजिन को पहचानना, तो ये फोरेंसिक के साथ जुड़ के काम हो जाता है। ऐसे ही आप जो है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जा सकते हैं और आप क्रिमिनोलॉजी में जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम एनाटॉमिस्ट्स एक इनबिल्ट एनाटॉमी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन की वो होती है कैरेक्टर, चाहे वो बच्चों में डालना हो चाहे वो खुद हो। तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे सीनियर पोस्ट पे लोग एनाटॉमिस्ट होते हैं यूजुअली, डीन्स की पोस्ट पर हुए, सुपरिटेंडेंट्स हुए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो ये पूरा एरिया ओपन है। तो लिमिट कुछ नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है आप चाहते क्या हो लाइफ से।
बाकी तो स्काई इज द लिमिट। यस मैम। हम जैसे MBBS के स्टूडेंट्स आते हैं जब फर्स्ट टाइम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज फील कि एनाटमी एक वो वाली एक ब्रांच है या वो वाला एक डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन एनफोर्स करता है, जैसा कि आपने बोला कि वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। मैम ये एक स्टीरियोटाइप है कि व्हाई इज दैट? नहीं, देखो, एक्चुअली दिस इज ट्रू, ये सच है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के जो कंधों पे बदनामी का बोझ होता है ये होता ही है ना, बेसिकली बदनामी होते हैं कि ये आके हमें सबसे पहले जो डांट पड़ती है वो एनाटॉमी में पड़ती है ना, और शायद एनाटॉमी के बाद कभी पड़ती भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड फेज थर्ड फेज में इतने नहीं ज्यादा टाइम दे पाते हैं टीचर्स, है ना। लेकिन एज ए स्टूडेंट क्या तुम लोगों को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था? मैम आई थिंक कि इफ मतलब जैसे हम कोई इंटर्नशिप करने जाते हैं या फिर कोई MBBS किसी MD उसमें कर रहा है, तो उधर भी सीनियर डॉक्टर्स का काफी एक स्ट्रिक्ट होता है कि तुमने मेरे हिसाब से चलना है, एंड आई थिंक एनाटॉमी उसके लिए तैयार कर देता है स्टूडेंट्स को। तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो वो फर्स्ट टाइम एंट्री होती है मेडिकल कॉलेज में, और आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि जब रैगिंग बंद हो गई है, रैगिंग पे कंप्लीट बैन हो गया है, तो दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय एनाटॉमी डिपार्टमेंट। वो जिम्मा हमने ले लिया है, क्यों इन बच्चों को खुद भी नहीं पता है कि रैगिंग में गाइडेंस में फर्क क्या होता है ना। एक इस तरह से आते हैं डरे हुए कि हमारी रैगिंग हो जाएगी, पर उनको नहीं पता कि जो सीनियर का रोल क्या है तुम्हारी लाइफ में। तो आज की डेट में देखा जाए तो हम लोग उस रोल को उन्हें सिखा बता रहे हैं कि आप अभी भी ये चीजें आपके फ्यूचर में काम आएंगी। जो क्वालिटीज यहाँ पर हैं, थोड़ा झुकते चलना, थोड़ा सा दब के चलना, थोड़ा डर के चलना, डिसिप्लिन रहना, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा एक मेडिकल डॉक्टर के लिए। जो एक बिहेवियर है कि कैसे बिहेव करना है, किस तरह से बिहेव करना है टीचर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये एक बेसिक क्वालिटी है हर डॉक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज में जो एंट्री के टाइम पे एनाटॉमी का ही रोल है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसे हम बखूबी निभाते हैं। जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे काफी ज्यादा हायरार्कीज होती हैं, एंड आई थिंक एनाटॉमी इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टूडेंट की जो मेडिकल सिस्टम है बहुत ज्यादा उसको हायरार्की होती है, उसमें तुम्हें अपने सीनियर्स का सुनना होता है 100%, बिकॉज ये मतलब कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव भी है, बट अगर हम देखें कि जैसे सर्जरी हो रही है एंड अगर सीनियर ने कुछ बोला है, जो सीनियर सर्जन वहाँ पे कुछ बोल रहा है, तो फिर ही डज नॉट वांट कि जो जूनियर है वो वहाँ पे कुछ शुरू हो जाए। यू कैन क्वेश्चन हिज अथॉरिटी बेसिकली। हाँ ठीक है, तो एक तरीके से अच्छी भी बात है। यही चीज आपको कहीं ना कहीं आपकी ईगो को भी किल करता है, है ना। बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो ईगो ही है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज अ ट्रेनिंग जो आपकी ईगो को किल कर रहा है, और जिसने अपनी ईगो को किल कर लिया, एटलीस्ट डॉक्टर के लिए बहुत मैंडेटरी है ना। तो एक स्लो प्रोसेस में ईगो को ही तो मारता है, और आपको हम्बल करता है, आपको हम्बल बना देता है, आपको सुनना, पेशेंस सिखाता है, सहन करना सिखाता है, आपको कुछ गलत भी लग रहा है तब भी सहन करना सिखाता है। वो बेसिक क्वालिटीज हैं डॉक्टर की, तो वो एक हिडन करिकुलम के फॉर्म में चलती हैं यहाँ पर थ्रू आउट ना। एनाटॉमी उसको थोड़ा फोर्सफुली कर देता है, बाकी वो हिडन चलती रहती है। तो मैम हम वी आर इन द मिडिल ऑफ द पेंडेमिक, और अभी ओमाइक्रॉन के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो मैम ये जो 2 साल से हम ऑनलाइन टीचिंग देख रहे हैं, मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग में? ऑनलाइन टीचिंग कभी भी जो हमारी ऑन साइट टीचिंग है उसकी जगह कभी नहीं ले सकती, है ना। मतलब जगह क्या लेना है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग से जो चीज आप टीचर के सामने, मतलब एक टीचर का क्या रोल है आपकी लाइफ में, और प्रैक्टिकल का क्या रोल है आपकी लाइफ में, ये 2 सालों ने सिखाया है ना। अभी हमने जो देखा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग में, तो एक बहुत ही एक ऐसी चीज थी जो बहुत ही स्ट्राइकिंग थी कि अटेंडेंस बच्चों की 100% थी और परफॉर्मेंस 30-40% थी। तो इसी से पता चल जाता है कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है, कि आपने ऑन किया, उसके बाद आप कहीं नहीं हो, आप सुन नहीं रहे हो क्या चल रहा है, आपकी अटेंडेंस तो पूरी है, लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा, आप सीख ही नहीं पाए, क्योंकि जो टीचर के सामने प्रेजेंस में होता है वो कभी भी ऑनलाइन टीचिंग से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन के बाद डिपार्टमेंट में पहुंचे, तो हम सब लोग उनको देख के डर गए थे एक बार के लिए कि अभी आने वाले एग्जाम में 2-3 महीने बाद जो फेस करेंगे तो ये होगा क्या, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर हमने उनके प्रैक्टिकल्स करे, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थियोरेटिकल होता तो बुक पढ़ के सारे ही बन लेते, सभी कर लेते ना, लेकिन बुक से कभी समझ में नहीं आएगा। कैडेवर का होना, डिसेक्शन का होना, प्रैक्टिकल्स का होना, ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ना। तो वो पार्ट कवर नहीं हो पाया था, किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। तो जब स्टूडेंट्स वापस आए तो थियोरी का भी एक बहुत ही वीक फाउंडेशन था,
थ्योरी को स्ट्रांग बनाया गया, उसे प्रैक्टिकल से सप्लीमेंट किया गया, वो सारी चीज़ों को रिपीट करके कैडेवर में दिखाया गया, तब जाके वो आप एग्जाम में बैठने लायक बन पाए। तो ऑनलाइन कभी भी नहीं कर सकती है, वो कोई आसपास भी नहीं ठहरती है ऑन साइट टीचिंग। तो मैम एक और जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है कॉलेजेस में, इंटीग्रेटेड टीचिंग का, कि एक डिपार्टमेंट बाकी सारे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट करके एक टॉपिक बढ़ाते हैं। बेसिकली वो ऑर्गन वाइज जाते हैं, एक ऑर्गन उठाया, उसका एनाटॉमी, फिजियो, फिर उसी में डिजीजेस आगे बढ़ रहे हैं। तो मैम ये आप कैसे देखते हैं, कितना बेहतर है या एक्चुअली अब अगर आप लोगों को पता हो 2019 में करिकुलम चेंज हो गया है ना, एनएमसी ने नया करिकुलम बना दिया है और इंटीग्रेटेड टीचिंग उसका एक मैंडेटरी एस्पेक्ट हो गया है। तो पहली बात तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है है ना। 80% तो हमारा होना चाहिए अलाइंड। अलाइंड का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एनाटॉमी में हार्ट पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी में भी आप हार्ट पढ़ेंगे और बायोकेम में भी हार्ट पढ़ेंगे। तो एज फार एज पॉसिबल आप अलाइन करेंगे और उसके साथ आप इंटीग्रेट करेंगे 20% करिकुलम को। तो सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लासेस होंगी या रेडियो डिपार्टमेंट की क्लासेस होंगी? हम इंटीग्रेशन एक्चुअली कई तरीके से होता है। अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ और मैं कुछ भी अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ाती हूँ तो वो भी इंटीग्रेशन है, माना जाता है। इसके अलावा मान लीजिए हमने हाइपरटेंशन को एक केस ले लिया और 3-4 दिन के सेशंस हमने सिर्फ हाइपरटेंशन पे रखे, जिसमें डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने आगे अपने अपने सेशन लिए, तो वो एक एज अ डिजीज आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, होलिस्टिक अप्रोच। सो ऐसा नहीं है कि 100% इंटीग्रेशन हो सकता है ना, बट टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक कुछ टॉपिक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। और मैम एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब ये एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि जब एनाटॉमी में मैं आया था तो मुझे सबसे ज्यादा जो एनाटॉमी में परेशान करता था वो थी हिस्टोलॉजी। अच्छा। सब पिंक दिखता था, पर्पल सब पिंक और पर्पल दिखता था। तो मैम उसमें आप इतने साल से एनाटॉमी, तो क्या आपको भी कभी दिक्कत आता है पहचानने में? अभी भी फ्रैंकली बताएं तो जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी दिक्कत आती है, और जो प्रोफेसर्स होते हैं अगर उनके सामने आप एक नई स्लाइड ला के रख दो तो उन्हें भी लगेंगे 5-7 मिनट पहचानने में कि ये क्या चीज़ है। तो हिस्टोलॉजी एक ऐसा एरिया है जो बेसिकली यूजी को बहुत ही मिनिमम सा बताया जाता है। अगर आप पैथोलॉजी के लिए जाना चाहते हो कल, तो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना, नॉर्मल हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो मिनिमम नॉलेज एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए काफ़ी है, और हिस्टोलॉजी एक्चुअली डिफिकल्ट होता है। वो प्रोफेसर को भी मैंने कहा ना नई स्लाइड बताओ, तो कई बार गलती भी कर सकता है और कुछ टाइम भी लगेगा उसको बताने में, तो रियली डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैम जैसे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं एंड आपको नो हाउ भी पता होगा, तो फिर एक मेरी हल्की सी क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग से रही है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कैडेवर्स होते हैं, तो मैम अरेंज कैसे होते हैं एंड लाइक डायसेक्शन हॉल में कैसे आते हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जो कैडेवर्स आते हैं हमारे लिए वो 2 सोर्सेज से आते हैं। एक होती है अनक्लेम्ड बॉडीज। ओके। अनक्लेम्ड बॉडीज हैं, जैसे वी आर लकी कि हमारे पास हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तो यहाँ पर साधु हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं होता है ना। वो बॉडीज जो हैं डेथ के बाद पुलिस एक्वायर कर लेती है, उनका कोई नहीं है, तो अनक्लेम्ड बॉडीज मानी जाती है। एंड अनक्लेम्ड बॉडीज एज अ रूल दे कैन बी टेकन अप, मेडिकल कॉलेजेस को यूज कर सकते हैं फॉर टीचिंग। तो ज्यादातर बॉडीज हमारी अनक्लेम्ड बॉडीज मानी जाती हैं, आसपास से आती हैं। एक छोटा सेट है जो डोनेटेड बॉडीज है, क्योंकि बॉडी डोनेशन का ड्राइव बहुत उस पर चलता है, बहुत टाइम तक चला, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं फॉर टीचिंग पर्पस। वो डोनेटेड बॉडीज है, वो छोटा सेगमेंट है, लार्जली सारी बॉडीज अनक्लेम बॉडीज होती हैं। तो वो पुलिस हमें हैंडओवर करती है, फिर हम उन्हें एम्बाम करते हैं, उन्हें फिक्स करके एम्बामिंग करके अपने पास रखते हैं और फिर स्टूडेंट टीचिंग के लिए यूज करते हैं। मैम एक छोटा सा वो है कि मतलब आई वांटेड टू ऑलवेज अप्रिशिएट दिस, कि क्योंकि हम जब बाकी कॉलेजेस का सुनते हैं वहाँ पे ना तो कोल्ड स्टोरेज है और ना ही इतने कैडेवर्स वो अवेलेबल करवाते हैं और एम्ब्रियो के मॉडल्स जो है ये भी हर जगह नहीं होते। तो आई थिंक एनाटॉमी डिपार्टमेंट हमेशा वो कोशिश करता है कि अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की। कोविड में आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपना एस्टैब्लिश किया, तो मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू अप्रिशिएट दिस, तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली यूट्यूब चैनल वाज जस्ट एन एफर्ट, क्योंकि एक टाइम पे हमें ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे
Yes, इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमने उन्हें अलग अलग तरीकों से देने की कोशिश की। हमने ऑनलाइन लेक्चर्स दिया, पीपीटी शेयर किया, वॉइस पीपीटी शेयर किए, Yes, हमने उनको दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन जो एक एक्चुअल फील होता है ना क्लास का, Yes, कि सामने टीचर है और वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, चौक Yes, से पढ़ा ma'am. रहा है, Yes, स्पेशली एनाटॉमी में चौक एंड बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। yes, ma'am. कि आप डायग्राम बनाते हो तो बच्चा आपको वॉच करता है Yes, और ma'am. वो सेम डायग्राम को रिप्रोड्यूस करता है Yes, ना। तो वो जो एक फील थी वो नहीं आ रही थी स्टूडेंट्स को, Yes, कि मैम वो वाली चीज हमें नहीं आ पा रही है, इसलिए हमें समझ नहीं आ पा रहा है। तो उस एक छोटी सी जो कंप्लेंट थी बच्चों की ना, या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, Yes, उसने ट्रिगर किया उस एफर्ट को। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं क्लास को हम एज अ क्लास रिकॉर्ड करें Yes, और उनको दें। तो शुरू में तो वो हमने उनको भेजा, फिर बाद में लगा कि एक वाइडर ऑडियंस को क्यों ना मिले ये बेनिफिट, Yes, ma'am. व्हाई रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स। yes, ma'am. तो अब आज की डेट में ये है कि उससे सिर्फ यहाँ क्यों, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर बेनिफिटिंग। तो बच्चे उसको देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। Yes, ma'am. तो जो एक्चुअल ऑनलाइन में लगता है कुछ अचीव किया या Yes, बच्चों की हेल्प की, Yes, वो ma'am. वाली फीलिंग थी उसमें। तो उस थॉट के साथ ये स्टार्ट किया गया था, यूट्यूब चैनल था। तो मैम जैसे कि हम जानते हैं एनाटॉमी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं कि ये इसमें जो क्लिनिशियन का पार्ट है वो खत्म हो चुका है और एक टीचर बचता है। तो आज के टाइम में मतलब टीचर का क्या रोल है? अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली तुमने, क्योंकि होता एक्चुअली यही है कि वंस अगर आपने चुन लिया है प्री क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट, तो आप एक इंस्टीट्यूट से बन गए हो फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। Yes, यस एंड लार्जली आप एक टीचर ही बने हो हमेशा के लिए, यू आर अ टीचर नाउ, Yes. ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि एक टीचर का रोल है क्या हमारी सोसाइटी में, है ना। अगर आप उसे मानते हैं, आज की डेट में क्या हो रखा है कि जो टीचर्स हैं वही सबसे डिग्रेडेड। ऐसा है कि अगर आपकी मेरिट लोएस्ट है तो आप टीचिंग में आ गए, या Yes. आपने इन ब्रांचेस को ऑप्ट कर लिया। Yes. लेकिन इसका जो एक विशेष सर्कल बनता है वो ये बनता है कि जो आप स्टूडेंट्स को आगे बना रहे हो यस वो भी उसी क्वालिटी के होंगे, है ना। तो टीचर का रोल तो फाउंडेशन बनाने का है स्टूडेंट का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और एक ऐसा टाइम था जब एनाटॉमी को लो मेरिट्स वाले भी लेते थे, तो एक ऐसा इमेज बन गया था। लेकिन वो वॉश ऑफ हो गया है। आज के टाइम में अच्छी रैंक्स पे भी लोग प्री क्लिनिकल को, पैरा को प्रेफर करते हैं, टेक इट बाय चॉइस। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो ट्रूली पैशनेट अबाउट टीचिंग होते हैं, है ना। मेरे लिए तो ये डेस्टिनी का रहा, बट लेटर आई रियलाइज माई पैशन। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आते हैं, तो ऐसा नहीं है। और फिर टीचर का जो रोल है वो एक रोल मॉडल है बेसिकली, वो yes, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। टीचर एक रोल मॉडल होता है जिसको स्टूडेंट्स जो हैं ऐसा बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। Yes. तो एक रोल मॉडल मिल जाता है टीचर में, तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है स्टूडेंट्स का, है ना। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है। बल्कि आपने, मुझे नहीं पता है सुना भी है कि नहीं, कि चाणक्य का एक बहुत अच्छा कोट था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। Yes. तो एक शिक्षक का इतना बड़ा रोल है हमारे समाज में। अच्छा शिक्षक होना बहुत जरूरी है। सो शिक्षक होना मेरे लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है एक तरीके से। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं और दोबारा आते हैं, Yes. उससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं हो सकती। वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, हर शिक्षक के लिए होता है। Yes. बहुत अच्छा कोट है। हाँ, ये मुझे प्रलय बहुत और अच्छा निर्माण। लगा। हाँ, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो मैम जो अभी हमारा एग्जाम गोइंग बैच है जो एनाटॉमी के अंदर एग्जाम देगा, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, मेरे सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट एनाटॉमी ही नहीं, मेजॉरिटी जितने स्टूडेंट्स Yes, भी सब एग्जाम गोइंग हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वर्क हार्ड, अब पढ़ लो, वर्क एज हार्ड एज यू कैन, है ना। डू योर बेस्ट, ऑल माई बेस्ट विशेज आर विद यू, एंड आई एम 100% श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, and my good wishes to all of you. Thank you. Thank you.